नमस्कार दोस्तों, आज हम हरित क्रांति और ऑपरेशन फ्लड की चर्चा करेंगे। आपके भारतीय यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सिलेबस के भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड ये दोनों टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम सिलेबस के आधार से पहले दिन ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम सिलेबस के आधार पे ही चलेंगे। तो आज हम हरित क्रांति और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष हरित क्रांति और ऑपरेशन फ्लड से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हरित क्रांति या ये कहें कि इंद्रधनुष क्रांति में जितनी भी चीज़ें हैं, आज हम उन सब चीज़ों की चर्चा कर डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। नॉर्मन बोरलॉग करके एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया था कि एक HYVS यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ वाली बीजों को विकसित किया था जिससे कि कम जगह में ज़्यादा पैदावार हो सके। तो इसलिए उनको जो है 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में आप सिर्फ दो बातें याद रखिए, एक तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1970 में, और दूसरा हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये होगी विदेश की बात है। अब अपने देश में आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन करके एक कृषि वैज्ञानिक तो नहीं कहेंगे, उनका पेशा कुछ और था, लेकिन बाद में उन्होंने कृषि की विषमताओं को देखते हुए कृषि के ऊपर अपना जो है रिसर्च किया। इन्होंने क्या किस प्रकार के, ये हम अभी टॉपिक पे आएंगे, पद्मश्री वाले टॉपिक पे आएंगे, पहले ये टॉपिक समझते हैं। इन्होंने क्या किया, MS ने गेहूँ और चावल की अर्धबौनी किस्मों को विकसित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी किस्म की उन्होंने बीजों का विकसित किया? अर्धबौनी बीजों को, सेमी डॉर्फ। ठीक है, बौनी नहीं थी। अगर एग्जाम के बौनी दे दिया कि बौनी किस्मों के बीज, तो नहीं, बौनी नहीं थी, अर्धबौनी थी, सेमी डॉर्फ। एक और वर्ड होता है अर्धवामन। अर्धवामन, आप जानते हैं भगवान विष्णु का एक रूप था वामन अवतार कहा जाता है। तो उसमें भगवान विष्णु एक बौने का रूप धारण किए हुए थे। तो इसमें कह रहा है कि अर्धवामन, पूरा वामन नहीं है, अर्धवामन। तो अर्धबौनी, सेमी डॉर्फ या अर्धवामन। MS स्वामीनाथन ने गेहूं और चावल की अर्धवामन, अर्धबौनी या सेमी डॉर्फ किस्मों को विकसित किया था। ये भी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन ने अर्धबौनी किस्मों को विकसित किया था। इन्होंने तीसरी चीज़ दी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है कि जो कृषि क्षेत्र में संकट के कारण है, स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में समझिएगा। कृषि क्षेत्र में संकट के कारण, मान लीजिए संकट के कारण मतलब संकट किसी क्षेत्र में क्या संकट है? सबसे बड़ा संकट है कि किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य न मिल पाना, पहला संकट है। दूसरा संकट क्या है? मौसम। पहला संकट क्या है? पैदावार का उचित मूल्य न मिल पाना। दूसरा संकट है किसानों को जो है मौसम की मार झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो मौसम की मार झेलने के लिए तो सरकार ने कर दिया आपका फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना जो है उसको उन्होंने कर दिया। तीसरी चीज़ थी कि किसानों का कोई कवर नहीं था, मतलब भाई फसल होगी, फसल बेचेंगे, उसके बाद ही उनको कुछ पैसा घर में आएगा। तो सरकार ने अभी उसका भी एक निर्णय लिया कि उनको एक पेंशन स्कीम मिलती है, आप लोग जानते ही होंगे। उसकी चर्चा भी हम लोग बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन मतलब किसानों का ये 3-4 कारण थे। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है मेनली कृषि क्षेत्र में संकट के कारणों का आकलन प्रस्तुत करती है। स्वामीनाथन रिपोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो न्यूनतम समर्थन मूल्य था। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो MS स्वामीनाथन की ही देन है, जिसको आप लोग MSP कहते रहते हैं। वो MSP जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो S स्वामीनाथन की ही देन है। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को हम लोग और समझ जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्यों ज़रूरत पड़ी हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की? ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की ज़रूरत हम लोग को इसलिए पड़ी, दो कारण थे। पहला जो कारण था न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने का,
कि होता ये था कि किसान जो हमारे यहाँ पहले जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो परंपरा थी उसमें जमींदार हुआ करते थे। तो जमींदार क्या करते थे कि किसानों से जो है अपने मतलब अपनी इच्छा अनुसार जो है रेट पे उनसे फसल ले लेते थे और फिर क्या करते थे कि उसको सरकार को बेचते थे एक अपने अकॉर्डिंग। तो क्या होता था किसानों को उनका रेट नहीं मिल पाता था। तो स्वामीनाथन फिर बाद में जमींदारी प्रथा हटी। जमींदारी प्रथा जब हट गई तो भी कुछ ना कुछ, अब भाई किसान कहाँ जाएंगे, किसान अपना खेती करेगा कि इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ेगा कि कहाँ बेचने जाना है। तो फिर कोई एक आदमी को पकड़ लेते थे कि भाई तुम सब हम लोग का ले जाओगे मंडी में। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इस चीज़ की गारंटी करता है कि हर एक किसान को पता है कि अगर वो 1 किलो गेहूं या 1 किलो धान बेचेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य भले ही सरकार डिसाइड करती है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के डिसाइड करने के बावजूद हर एक किसान को इसकी जानकारी होती है कि हमको कितना पैसा मिलेगा, समझे। तो स्वामीनाथन जी ने बहुत अच्छा काम किया कि हमको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब हमें क्या दिया, हमारे देश को एक कॉन्सेप्ट दिया और किसानों के विषय में उन्होंने सोचा। तो ये आप पढ़ेंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जब समझेंगे तो वाकई स्वामीनाथन जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमको आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति जो है वो 3 चरणों में हुई। ठीक है, हमारे देश में हरित क्रांति 3 चरणों में हुई। प्रथम चरण था 1965 से 1966 का। कुछ लोग इसको 1980 तक बताते हैं, लेकिन हम यहीं से मान के चलेंगे, 1 साल मान के चलते हैं, 1980 तक चलते हैं, लेकिन 1965 में इसका प्रथम चरण शुरू हो गया। इसमें क्या हुआ, किस पे हमने ज़्यादा फोकस किया, इसमें हमने गेहूं की खेती पर ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, गेहूं की खेती पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया इसके अंदर में। ठीक है, और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इस चरण के लिए चिन्हित किया गया। चिन्हित क्या किया गया, बेसिकली जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जब ये प्रथम चरण चला तो सबसे ज़्यादा जो जहाँ के किसानों ने सबसे ज़्यादा पैदावार की वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में गेहूँ हुआ और आज भी आप जानते हैं कि पंजाब जो है गेहूँ के मामले में अभी फ़िलहाल देश में अग्रणी है। ठीक है, तो प्रथम चरण कब से था, 1965 से 1966। फिर आया इसका द्वितीय चरण। द्वितीय चरण कब से था, 1980 से 1991 के बीच में। इसमें क्या हुआ, धान की खेती। अब देखिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पहले में गेहूँ है, दूसरे में धान है। ठीक है, तो धान की खेती का केंद्रित किया गया। इसमें धान में सबसे ज़्यादा कौन आगे निकला, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। इन क्षेत्रों को इस चरण में सम्मिलित किया गया और इन्होंने बहुत ही अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। आज आप जानते हैं कि अपने मतलब अगर नॉर्थ पश्चिम इस साइड में देखा जाए तो ईस्ट में पश्चिम बंगाल है और फिर चावल के मामले में पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा चावल होता है, अलग अलग किस्में होती हैं चावल की। तो द्वितीय चरण में जो है हमने धान पे केंद्रित किया अपना फोकस। फिर आता है आपका तीसरा चरण 1991 से 2003। अब गेहूँ धान खूब हो रहा था देश में, लेकिन बाकी फसलों पे लोगों की नज़र नहीं थी। तो क्या हुआ कि फिर हमने आया हमारा तीसरा चरण 1991 से 2003 का। इस चरण में क्या हुआ, इस चरण में कपास, तिलहन, दलहन और बाजरा आदि फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो पेपर में कभी कोई पूछ लेता है कि प्रथम चरण कब से कब तक था, द्वितीय चरण कब से कब, तो आप याद रखेंगे कि प्रथम चरण जो है 1965 से 1966 या अगर 1980 दे देता है 1965 टू 1980 तो वो भी गलत नहीं होगा। फिर आता है द्वितीय चरण 1980 से 1991 और फिर आता है तृतीय चरण 1991 से 2003। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक किसी को शायद परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हरित क्रांति के अंदर जो है कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आते ही रहते हैं ये क्रांतियाँ। तो इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो इंद्रधनुष में जितनी भी क्रांतियां हैं उन सभी क्षेत्रों को जितने भी क्रांतियों के क्षेत्र हैं उनको समाहित किया। जैसे कृषि हो गई, ठीक है, कृषि हो गया आपका,
बागवानी हो गया, वानिकी हो गया, गन्ना हो गया, पशुपालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, जितने भी क्षेत्र हैं सभी को इसमें समाहित किया जाता है। समग्र कृषि का विकास की क्रांति कहा जाता है, समग्र कृषि के विकास की क्रांति, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति को समग्र कृषि के विकास की क्रांति कहा जाता है। तो इंद्रधनुष क्रांति के बारे में आप याद रखेंगे, जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, वैसे ही इस क्रांति के अंदर जो है कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें ये क्रांति अपना आप उसको कर सकते हैं कि भाई सभी क्रांति, आप कुछ भी नाम ले लीजिए, मत्स्य पालन ले लीजिए, कुक्कुट पालन या पशुपालन, सूअर पालन, भेड़ पालन, वो सब इंद्रधनुष क्रांति में है। ये एक कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। दूसरी क्रांति है हमारी पीली क्रांति। पीली क्रांति नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऑयल सीड्स, तिलहन की बातें हो रही हैं। तो जब भी पीली क्रांति किससे संबंधित है पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया, दलहन, तिलहन, बागवानी, पशुपालन, तो आपका आंसर होगा तिलहन। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि सूरजमुखी का फूल जो है जब पीला होता है तो सूरजमुखी का फूल जो है जैसे पीला होता है। आपका जो सरसों का तेल आता है, तेल आपने देखा हुआ सरसों का, वो पीला होता है, तो पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। इसके बाद आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति मछली पालन और जलीय उत्पादों के विकास से जुड़ी है। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना था। नीली क्रांति जो है मेनली जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है या जलीय उत्पादों से संबंधित। जलीय उत्पाद क्या होते हैं, जलीय उत्पाद क्या होते हैं, भाई जल का उत्पाद क्या है, मछली तो है, तो इसलिए जल का फल मछली। तो आप ऐसे भी आ सकते हैं कि जल का फल मछली है। तो नीली क्रांति जो है आपका मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति श्वेत या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जनक माने जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक। आगे हम लोग इसको अभी ऑपरेशन फ्लड में देखेंगे। श्वेत क्रांति जो है आप सिंपल से याद रखिए कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित, डेयरी प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आती है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का दूसरा नाम है धूसर क्रांति, ठीक है। भूरी क्रांति का दूसरा नाम क्या है, धूसर क्रांति। अगर पेपर में पूछ ले कि धूसर क्रांति आ रही है, धूसर क्रांति किससे संबंधित है, तो आप जो है आपका आंसर क्या होगा, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। हरित क्रांति ही इन सभी क्रांतियों की जनक है। आप इस चीज़ को या हमेशा याद रखेंगे कि हरित क्रांति ही सभी जितनी जो कृषि क्षेत्र में जो क्रांति अभी हम लोग बात कर रहे थे, नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, रजत, स्वर्ण, वो सारी जो है हरित क्रांति ही उनकी जनक है। क्योंकि जब खेतों में पैदावार बढ़ी तो हम लोगों को क्या हुआ, उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत समझ में आई। तो जब फर्टिलाइजर्स से जो है जब आप उसका उत्पादन बढ़ाएंगे, फर्टिलाइजर्स को जब बढ़ाएंगे तो वो आपका भूरी क्रांति से उसका संबंध होगा। तो भूरी क्रांति या धूसर क्रांति, तो उसका संबंध क्या है, उर्वरक से। कभी कभी इसको चमड़े के उद्योग से जोड़ा जाता है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको उर्वरक ही मानेंगे। इस पॉइंट पे ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रजत क्रांति। रजत क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका मुर्गी पालन या जिसे कुक्कुट पालन कहते हैं और अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, आपका अंडा उत्पादन से या कुक्कुट पालन से संबंधित है। ये भूलने वाला है, देखिए ये भूलने वाला है, इसको समझिए कि इंद्रधनुष क्रांति आपको इजीली याद हो जाएगा, पीली क्रांति आपको नीली क्रांति पानी कह देंगे, पीली क्रांति आपका तेल हो जाएगा, श्वेत क्रांति दूध हो जाएगी, भूरी क्रांति या धूसर क्रांति आपकी उर्वरक हो। रजत क्रांति ये भूलने वाला टॉपिक है, तो इसको अब अच्छे से याद किया कि रजत क्रांति जो है कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद आता है काली क्रांति। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप रजत क्रांति, काली क्रांति दोनों ही याद रखेंगे कि काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से जुड़ी हुई है, रजत क्रांति जो है आपका कुक्कुट पालन से जुड़ी हुई है। अब नेक्स्ट आता है, अब आता है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है। ये भी भूलने का विषय है। जैसे रजत क्रांति भूल सकते हैं आप, वैसे स्वर्ण क्रांति भी भूल सकते हैं, वैसे ही काली क्रांति भी आप भूल सकते हैं। स्वर्ण क्रांति किससे, बागवानी से संबंधित है, शहद से संबंधित है, ठीक है। तो स्वर्ण क्रांति को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण, रजत, काली और गुलाबी। गुलाबी क्रांति भी बहुत आपको याद रखना है। गुलाबी क्रांति जो है प्याज और झींगा मछली से संबंधित है, ठीक है। झींगा मछली से संबंधित है गुलाबी क्रांति। फिर आता है आपका गोल क्रांति। गोल क्रांति, आलू गोल होता है तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है,
ठीक है। आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो स्वर्ण क्रांति है, गुलाबी क्रांति है, रजत क्रांति है, और आपका रजत क्रांति हो गई, स्वर्ण, गुलाबी, रजत और काली क्रांति, और धूसर क्रांति। ये 5 क्रांति आप तो याद ही रखेंगे, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अब हरित क्रांति समाप्त होगी, हरित क्रांति में इतना ही था। अब आता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो अभी हमने जाना उसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति, अगर कभी पेपर में ऑपरेशन फ्लड पूछ ले या श्वेत क्रांति पूछ ले तो आप ऐसा नहीं है कि इसको अलग मानेंगे, दोनों एक ही है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? 1970 में, ठीक है। 1970 में एनडीडीबी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, यानी भारतीय हट जाएगा, एनडीडीबी का फॉर्मूला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई, किस संस्था के द्वारा की गई, अगर पेपर में पूछेगा तो आपको याद रखना है एनडीडीबी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीडीबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। शुरुआत कब हुई श्वेत क्रांति की? तो 1970 में हुई। अब आते हैं एनडीडीबी की स्थापना कब हुई? एनडीडीबी की स्थापना हुई 16 जुलाई 1965 को, ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे लाल बहादुर शास्त्री। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आनंद जिले में। आनंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन इस बोर्ड के संस्थापक थे, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का जनक जो हमें कहा जाता है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। इस श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, ठीक। इस चीज़ को आप भूलेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था किसानों के स्वामित्व वाले डेयरी संगठनों को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना। आप लोग गांव में देखे होंगे कि क्या होता है, घर पे जो है कई सारे लोग जिनके घर पे दूध होते हैं, गायें होती हैं, भैंस होता है, तो वो अपना दूध ले आते हैं और एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर वहाँ से जो है दूध का रेट डिसाइड होता है, सबका अलग अलग, जिसका दूध जो है जिस क्वालिटी का होता है उसका रेट डिसाइड होता है, और फिर दूध को क्या होता है डेयरी पे भेज दिया जाता है, ठीक है। डेयरी पे उस दूध को क्या होता है भेज दिया जाता है। श्वेत क्रांति जो है उसी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। श्वेत क्रांति ने ही इसको शुरुआत की थी कि भाई सब लोग अपना दूध इकट्ठा करें और डेयरी पे। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है इसमें जो है उसको बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों के स्वामित्व वाले डेयरी संगठनों को बढ़ावा देना, उनका समर्थन करना था। ऑपरेशन फ्लड का सबसे बड़ा योगदान क्या था कि इसने विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत को बना दिया, समझे। तो ऑपरेशन फ्लड ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर मिनेश शाह हैं, वो अभी एनडीडीबी के अध्यक्ष हैं। एनडीडीबी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मिनेश शाह, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे एनडीडीबी के बारे में। ये नीचे क्या है? सबसे पहले श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड एक है। श्वेत क्रांति का जनक जो थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एनडीडीबी पे। एनडीडीबी की स्थापना हुई 16 जुलाई 1965 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। मुख्यालय इसका आनंद में है। बोर्ड के संस्थापक जो थे, जो एनडीडीबी बोर्ड के संस्थापक थे, उनमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन भी थे, ठीक है। इसकी शुरुआत ठीक है, ये तो हो गया आपका एनडीडीबी के बारे में, ये एनडीडीबी के बारे में हो गया। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? एनडीडीबी की स्थापना के 5 साल बाद, यानी कि 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। श्वेत क्रांति का उद्देश्य था किसानों के स्वामित्व वाले डेयरी संगठनों को बढ़ावा देना, उनका समर्थन करना। और फिर आया ऑपरेशन फ्लड ने भारत को विश्व का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि हुई थी ऑपरेशन फ्लड की, वो यही थी कि सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। करंट एनडीडीबी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मिनेश शाह। अब थोड़ा सा हम लोग अमूल के बारे में जान लेते हैं। अमूल आप लोग जानते हैं, अमूल का पूरा नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद क्यों रखा गया? क्योंकि आनंद शहर, जो आनंद जिला है गुजरात का, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसका नाम था आनंद, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 14 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो अमूल की स्थापना कब हुई थी? 14 दिसंबर 1946 को। अमूल का पूरा क्या नाम है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड,
तो अमूल के बारे में आप ये 2 चीज़ें याद रखेंगे, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, अब इसके बाद आता है मदर डेयरी। मदर डेयरी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1974 में, एनडीडीबी के बाद। यह क्या है? यह कंपनी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, एनडीडीबी। इसका गठन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि मदर डेयरी की स्थापना किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, और यह जो है, यह जो कंपनी है मदर डेयरी जो है, यह एनडीडीबी के अंतर्गत आती है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये थे हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को। ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमूल का मुख्यालय किस शहर में है? तो अभी आपको पता था अमूल का फुल फॉर्म क्या है? अभी आपको बताया, अ से क्या है? आनंद, तो आनंद। ठीक है, नेक्स्ट धूसर क्रांति। अभी आपको बताया धूसर क्रांति, या इसको हमने कहा था भूरी क्रांति। पेपर में भी आ सकता है कि धूसर क्रांति किससे संबंधित है या भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। आलू के लिए कौन सी क्रांति है? गोल क्रांति। पेट्रोलियम के लिए कौन सी क्रांति है? काली क्रांति। बागवानी के लिए कौन सी क्रांति है? ये आप बताएंगे, बागवानी के लिए कौन सी क्रांति है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रजत क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? वो अंडे से संबंधित है। अंडा और कुक्कुट पालन, अंडा का उत्पादन और कुक्कुट पालन से संबंधित है आपकी रजत क्रांति। ठीक है, सोना से संबंधित है क्या? नहीं। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है आपका काली क्रांति से है और आलू जो है आपका गोल क्रांति से। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत छोटा सा टॉपिक था और सिलेबस आप में आया हुआ था। इसमें एक चीज़ जो अभी आपकी छूटी हुई है वो है एमएसपी। चूँकि एमएसपी के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। एमएसपी के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी, जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो उसमें मैं आपको एक टॉपिक एमएसपी का पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, आप लोग मेमोराइज़ कर रहे होंगे। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।